हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डब्बास और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टू टॉपिक्स। फर्स्ट, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ द UN। So let's get started. So our first topic is why international organizations. सभी कंट्रीज़ के आपस में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अननेसेसरली इन डिफरेंसेस के साथ डील करने के लिए, इन कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए दो कंट्रीज़ आपस में वॉर ही करें। और वॉर को अवॉइड करके कंट्रीज़ को ये देखना चाहिए कि किस इशू पर हमारा कन्फ्लिक्ट है, किस वजह से हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, और उन डिफरेंसेस को डिस्कस करें और पीसफुली सेटल डाउन कर लें। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली देखा गया है, बहुत कम देखा गया है कि दो कंट्रीज़ ने आपस में पीसफुली बैठकर डिस्कशन करके अपने कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर लिए हों। मैक्सिमम टाइम यही होता है, कोई भी लड़ाई ख़त्म करनी है तो उसको डिस्कशन से नहीं बल्कि वॉर से ख़त्म करते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। मान लो दो ग्रुप्स के बीच में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो या तो लड़ाई झगड़े से ही उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर लेंगे, उस इश्यू को ख़त्म कर लेंगे, बट अगर उनको कोई पीसफुल सोल्यूशन चाहिए अपनी इस लड़ाई का तो वो जाते हैं कोर्ट। कोर्ट में एक जुडिशल प्रोसेस होता है जहाँ पे उनको एक पीसफुल सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम्स का मिल जाता है। और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो कोर्ट इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लड़ाई झगड़े से दोनों ही साइड का नुकसान होगा। कोई भी साइड, एक साइड हो सकता है जीत जाएगी, बट किसी भी साइड को फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। और इंटरनेशनली अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होना ज़रूरी है, वरना दो कंट्रीज़ तो आपस में वॉर करके एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि कैजुअलिटीज़ तो दोनों साइड होंगी। बेशक एक कंट्री वॉर जीत जाए, बट नुकसान फाइनेंशियली, मिलिट्रली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से दोनों ही कंट्रीज़ का होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में एज अ मीडिएटर काम करती है और एक पीसफुल सोल्यूशन निकालती है दोनों के साथ डील करने का। जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये कोई सुपर स्टेट नहीं होती। इसकी जो अथॉरिटी है वो स्टेट से ऊपर नहीं होती, बल्कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तब बनाया जाता है जब बाकी की जो नेशन स्टेट्स हैं वो अग्री करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्रिएशन पर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वॉर के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ पर पूरे वर्ल्ड की हेल्प करती हैं। जैसे कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी नेशन अकेले स्टैंड नहीं ले सकता, उस प्रॉब्लम के साथ अकेले डील नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का होना ज़रूरी है। और ये चैलेंजिंग इश्यूज़ है, लाइक बहुत सारी डिजीज़ेज़ आ जाती हैं। रिसेंट एग्जांपल हम ले सकते हैं कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड में इतनी तबाही मचा दी थी, कितने लाखों लोग मारे गए, लेकिन कोरोना वायरस से किसी एक कंट्री ने अकेले लड़ाई नहीं करी। पूरे वर्ल्ड ने एकजुट होकर, सभी कंट्रीज़ ने एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करी है। वो मदद बेशक फाइनेंशियली हो या फिर मेडिकल हेल्प हो या कोई भी एड प्रोवाइड करनी हो। किसी कंट्री में खाने की कमी हो रही है तो वहाँ पे खाना भिजवाया गया, कहीं पे दवाइयों की कमी है तो वहाँ दवाइयाँ भिजवाई गई। तो ऐसे एकजुट होकर एक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड में कोरोना से फाइट की। डिजीज़ के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज़। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इससे अफेक्ट नहीं हो रही हैं फ़िलहाल, बट मैक्सिमम कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। और अगर ऐसे ही हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर राइज होता रहा तो बहुत सारे कोस्टल लैंड्स ऐसे हैं जो कि ओशन में सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसे कोस्टल लैंड्स को बचाने के लिए बाकी की कंट्रीज़ को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो लैंड सबमर्ज होने वाला है सिर्फ वही अपनी मदद करेगा। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको आके उस लैंड की मदद, या फिर जो भी कंट्री है उसकी मदद करनी पड़ेगी। और ये काम तभी हो सकता है जब हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हम उसके मेंबर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोऑपरेट की नीड को रिकॉग्नाइज करना और एक्चुअली में कोऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत सारी नेशंस ऐसे हैं जो कोऑपरेट तो करना चाहते हैं, बट वो अग्री नहीं करते कि किस तरीके से हमें कोऑपरेट करना है और किसी और कंट्री की हेल्प
करनी है और कैसे मेक श्योर करना है कि कोऑपरेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो जस्टली डिवाइडेड है, मतलब बिल्कुल फेयरली डिवाइड है। और इनको ये समझ नहीं आता कि जो कोऑपरेशन के बेनिफिट्स हैं उनको कैसे हम फेयरली डिवाइड करें, यानी कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें ज़्यादा मिले, हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो। तो इन चीज़ों पर ये नेशंस अग्री नहीं कर पाते। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये मेक श्योर करती हैं कि जो बेनिफिट्स होंगे कोऑपरेशन के वो फेयरली डिवाइडेड होंगे, जिनको जितनी ज़रूरत है बेनिफिट्स की उनको उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। कोऑपरेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जाएंगे जो कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाएगी, और जितने भी लोगों ने उस अग्रीमेंट को साइन किया होगा, उस अग्रीमेंट से अग्री करते होंगे, उनको उस रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूरी इज्जत करनी पड़ेगी। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद से ही हम देख सकते हैं कि जो यूएन है यानी यूनाइटेड नेशंस, उसने कुछ स्लाइटली डिफरेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और जो उसकी अलाइज थी वो कोल्ड वॉर को जीत गई थी। तभी से जो और बाकी के जो देश हैं, जो उनके गवर्नमेंट है, उनको ये टेंशन है कि अब ये सुपर पावर एमर्ज हो गई है तो शायद ये यूएन को डोमिनेट अपने हिसाब से करेंगे, और यूएस और उसकी वेस्टर्न अलाइज पर कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं रहेगा। उनकी मर्जी में जो आएगा वो अपने हिसाब से करते जाएंगे। इसके बारे में भी हम अपने चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे कि क्या अमेरिका यूएन को डोमिनेट करेगा या फिर यूएन एक एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सुपर स्टेट काम करेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ द यूएन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो अलग अलग नेशंस थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कन्फ्लिक्ट के साथ डील करे, और बहुत कंट्रीज़ ने ये माना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमें वॉर को अवॉइड करने में बहुत हेल्प करेगी। तो एज अ रिजल्ट लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। अपनी इनिशियल सक्सेस के बावजूद भी जो लीग ऑफ नेशंस थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और भी लोग मरे और भी बहुत ज़्यादा लोग वुंडेड यानी ज़ख्मी हो गए। सो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, और यूनाइटेड नेशंस एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस बना। यूएन को बनाया गया बाय साइनिंग यूनाइटेड नेशंस चार्टर। इसको साइन किया था 51 कंट्रीज़ ने। यूएन ने ट्राई किया कि जो काम लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाई वो हम अचीव करेंगे, वो काम हम करेंगे। यूएन का ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, यानी कि यूएन का काम ही यही था कि वो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देंगी। दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जिनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा उसका पीसफुल सोल्यूशन ज़रूर निकाला जाएगा, और ह्यूमैनिटी के लिए, पीस के लिए वो सभी कंट्रीज़ में कोऑपरेशन लेके आएगी। यूएन को बनाया ही इस उम्मीद से गया था कि अगर कोई भी दो कंट्रीज़ में या किसी ग्रुप में कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको सेटल डाउन करवाने के लिए यूएन हमेशा बीच में आएगा। और ये भी था कि अगर बाय चांस वॉर हो भी जाती है तो जो उसकी हॉस्टिलिटीज़ होंगी, कैजुअलिटीज़ होंगे, उसको ज़रूर यूएन लिमिट कराएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही तुम मार काट कर दो, मार काट फैला दो और बिल्कुल ही एक देश को ख़त्म कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। वॉर अगर हो भी गई बाई चांस तो यूएन एज अ मीडिएटर ज़रूर बीच में आएगा। इसके बावजूद भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपस में कुछ कंट्रीज़ के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को लेकर। उसका भी जो रिएक्शन था यूएन का वो ये था कि यूएन ने बहुत सारी कंट्रीज़ को एक साथ लेके आया और उन्होंने कहा कि तो आपस में कोऑपरेट करो और एक दूसरे के सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से डेवलपमेंट करने में हेल्प करो। बाय 2011 यूएन में 193 कंट्रीज़ थी और ऑलमोस्ट सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इसमें आती हैं। यूएन जनरल असेंबली में हर एक कंट्री के पास अपना एक वोट होगा, यानी कि ईच कंट्री हैज़ 1 वोट। लेकिन एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। इन पांचों कंट्रीज़ को इसीलिए परमानेंट मेंबर्स बनाया गया है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के जस्ट बाद ही ये पांचों कंट्रीज़ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में से थी। यूएन का मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर और रिप्रेजेंटेटिव हेड है यूएन का सेक्रेटरी जनरल। यूएन के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस। ये 9 सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के। इन्होंने सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन ली थी 1 जनवरी 2017 में। ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फ्रॉम 1995 टू 2002 और ये यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज भी थे फ्रॉम 2005 टू 2015। यूएन में बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और एजेंसीज हैं। हम कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग इश्यूज़ के साथ डील करती हैं।
जैसे इंडिया में बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग, वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यूएन में। वॉर और पीस के जो डिफरेंसेस होंगे बिटवीन मेंबर स्टेट्स वो डिस्कस किए जाएंगे इन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज होंगे वो डील किए जाएंगे अलग अलग एजेंसीज द्वारा, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, the United Nations High Commission for Refugees, the United Nations Children's Fund and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization among others. So that's it. आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।